नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बीएम एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि अपना जो विषय चल रहा है वो है भारत का भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी। तो उसके अंतर्गत दोस्तों देखो कि हमने जो बात कर ली वो पहली क्लास में या इससे पहली जो क्लास आई थी उसके अंदर वनस्पति की बात कर रहे थे। अपने वनस्पति की बात कर रहे थे। अपने वनस्पति जैसे वर्षा के आधार पर कर लिया, तापमान के आधार पर कर लिया, जलवायु के आधार पर भी कर लिया। और देखें तो अपने जैविक जो विभिन्नता है या जैविक के आधार पर जो भी हमारी वनस्पतियों में जो अलग अलग प्रकार से विभिन्नता पाई जाती है उसका भी हमने विस्तार से कर लिया। जो आज करने जा रहे हैं वही वनस्पति है। वनस्पति कैसी, वो वनस्पति करेंगे अपने कि किस प्रकार से वनस्पति का विभाजन किया गया है, संविधान के आधार पर किस प्रकार से विभाजन किया गया है। राष्ट्रीय नीति 1988 जो हमने पढ़ी वन नीति, उसके अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया था 3 प्रकार से। जो आज करने जा रहे हैं दोस्तों वो क्या है, एक तो हमारे वर्गीकरण है संविधान के आधार पर, दूसरा हमारे भारत में जो हमारी वनस्पति है या वन है या भारत के वन की उनकी बात हम आज करेंगे। तो दोस्तों हम अभी स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो आज जो बात करने जा रहे हैं हम भारत के वन, भारत के वन, भारत के वनों की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। भारत के वनों की बात करें तो हमने पहले जो हमारे भारत की वनस्पति है उनको 3 भागों में विभाजित कर लिया था। और जो किया था पहले विभाजन या वर्गीकरण किया था वो था अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वनों का विभाजन या वर्गीकरण किया हमने साथियों, वो 3 प्रकार से था। कौन कौन से था साथियों? वो 1 नंबर आता है अपने दोस्तों आरक्षित वन, दूसरा आता है रक्षित वन, तीसरा आता है हमारा दैनिक। तो उसमें भी दैनिक या अवर्गीकृत भी बोल सकते हो आप। कौन कौन से? आरक्षित वन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कर रहा हूं मैं, आरक्षित वन, रक्षित वन, और जो तीसरा अपना कौन सा है अवर्गीकृत वन, उसके आधार पर बात कर ले। जो आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों वो है अपने वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। ये भी दोस्तों क्या है कि ये भी 3 भागों में बंटा हुआ है, जिसका नाम लूं मैं संविधान, संविधान द्वारा प्रावधान। जो संविधान है उसका प्रावधान किया गया है या फिर उसके द्वारा वनों को बांटा गया है, या बोलूं तो मैं वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण वो किस प्रकार से है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से हम बात करते हैं। अभी देखो किस प्रकार से है। तो दोस्तों मैं बात करूं अपने इसके वर्गीकरण की, तो देखो दोस्तों थोड़ा ऐसे, ये भी 3 भागों में विभाजित है। ये भी अपने 3 भागों में विभाजित है दोस्तों। कौन कौन से 3 भागों में विभाजित है उसकी बात करते हैं दोस्तों। जो एक आता है उसमें हमने आरक्षित वन किया, तो इसी प्रकार इसमें जो आएगा राजकीय वन। कौन सा आएगा दोस्तों? राजकीय वन। सिंपल सा है, राजकीय वन। ये लो राजकीय वन, राजकीय वन। और जो अपना दूसरा आएगा वो कौन सा आएगा? राजकीय वन आ गया। जो दूसरा आएगा अपना वो आ जाएगा अपने सामुदायिक वन या वाणिज्यिक वन, समुदाय वन, सामुदायिक वन, या बोलूं मैं वाणिज्यिक वन। जो अपना तीसरा आता है दोस्तों वो कौन सा? अपना व्यक्तिगत वन, व्यक्तिगत वन आएगा। अब देखो दोस्तों क्या है कि हमने वैधानिक दृष्टि से किए तो भी हमारे 3 प्रकार के थे। हमने जब हमारे प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पे किए तो भी हमारे 3 प्रकार के हैं। प्रशासनिक अधिकार जो अपना वर्गीकरण है उसमें कौन कौन से हैं? राजकीय वन,
फिर रहेगा सामुदायिक वाणिज्य वन, जो तीसरा रहेगा व्यक्तिगत वन। तो इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा जो आरक्षित वन है अपना, वो अपने भारत के अंदर आपने देखा होगा भारत के भूभाग पर 57% है। और जो आपका राजकीय वन है ये आपके कितने परसेंट है, ये जो आपके हैं ये 95% है। फिर बात करता हूं मैं सामुदायिक वाणिज्य वन, ये कितना परसेंट है दोस्तों, ये जो आपका है ये 3% है या 3% बोलो। और जो आपका व्यक्तिगत वन है ये सिर्फ 2% है। यानी ये जो 2%, 3%, 95% ये कैसे, कितने, कैसे है। तो आपको बता दूं ये भारत के जितने भी भूभाग हमारा स्थल है या स्तर है उस पर ये जो राजकीय वन है, टोटल वन बता दूं आपका 100% है, लेकिन जिसमें से राजकीय वन जो है दोस्तों वो 95% है, सामुदायिक वाणिज्य वन है वो 3% है, व्यक्तिगत वो वन है वो 2% है। अब बात आती है दोस्तों ये वन है कैसे, क्या है, इसमें क्या बात रखी जाती है। जैसे आरक्षित वन की बात की तो ये हमारे सरकार के अनुमति होती है, इसमें क्या पूर्णतः प्रतिबंध होता है, कोई भी पशु नहीं चरा सकता, ना कोई लकड़ी काट सकता है। उसी प्रकार हमारा राजकीय वन है, इसमें भी क्या होता है दोस्तों, पूर्ण प्रतिबंध होता है, पूर्णतः पूर्ण प्रतिबंध। और किस में प्रतिबंध दोस्तों, लकड़ी काटने, और पशु चराने। लकड़ी काटने और पशु चराने में पूर्णतः प्रतिबंध है, ये सरकार के अधीन है, यानी सरकार है इस पे क्या करते हैं अपना आरोप जमाती है, अभी ये सरकार का है, इस पे कोई भी किसी प्रकार की लकड़ी नहीं काटी जाएगी, ना ही कोई पशु चराया जाएगा, ना कोई बकरी, ना कोई भेड़, ना कोई गाय, ना कुछ भैंस। सिर्फ सरकार जो चाहेगी वो इसमें से अपने लिए कोई वस्तु लेके जाएगी या फिर लकड़ियों का प्रयोग करेगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके अंतर्गत या कोई भी व्यक्ति इसके अंदर जाके कोई भी लकड़ी नहीं काट सकता, ना ही कोई पशु चरा सकता है। अब हम बात करें आगे दोस्तों इसकी सामुदायिक वाणिज्य वन। सामुदायिक का नाम लेते हैं, हमारे पास एक शब्द आता है निकलकर समुदाय। सामुदायिक का नाम लेते हैं समुदाय संघ या फिर मैं बोलूं विभाग है, समिति का नाम आता है। तो दोस्तों आप सही सोच रहे हो, इसमें क्या होता है दोस्तों, नाम आएगा आपका नगर परिषद, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत या समितियां, जितनी भी समितियां हैं, सरकारी समितियां, गवर्नमेंट समितियां। नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत या समितियां जो भी गवर्नमेंट सरकारी है उनके अंतर्गत कौन सा आता है, सामुदायिक या वाणिज्य वन आता है। ये किस प्रकार है, ये ऐसा नहीं है कि राजकीय वन की तरह ही है, गलत सोच रहे हो दोस्तों। ये जो है इसमें जो नगर परिषद होता है या नगर पालिका होती है, ग्राम पंचायत होता है या फिर नगर पालिका होती है या कोई भी सरकारी समितियां होती है या संसद होता है या फिर विभाग होता है, संसद छोड़ो विभाग होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, ये जो विभाग है खुद ही अपने वृक्ष लगाएंगे, खुद ही एक वन तैयार करेंगे, वन तैयार कर लिया, फिर क्या करेंगे उसमें भी इन विभागों का जो प्रतिबंध होगा पूर्णतः कि कोई भी इसके अंदर ना तो लकड़ी काटेगा, ना ही कोई पशु चराएगा, ना ही कोई लकड़ी चराएगा, ना ही कोई पशु चराएगा यानी लकड़ी काटेगा। अब तो फिर इनका करते क्या है, इन्होंने इस वन का निर्माण क्यों किया है, ये वन क्यों लगाए। तो पहली बात सोची जाए कि पर्यावरण, जो हमारा पर्यावरण है, वातावरण को स्वस्थ बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये वन लगाया। पर्यावरण प्रदूषण होने को रोकने के लिए वन लगाया, प्रकृति को स्वस्थ करने के लिए वन लगाए। फिर क्या करते हैं ये समुदाय या फिर जो विभाग है ये क्या करते हैं, अपने जैसे समितियां या विभाग ऑफिस जो भी है कार्यालय है उनकी जरूरतमंदों के लिए क्या करते हैं, इन वनों का ये काटते हैं। जैसे लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तो फर्नीचर बनाने लकड़ी काटेंगे, यानी उन्हीं वनों में जितने पेड़ ये काटेंगे उतने पेड़ ये लगाएंगे, जिससे क्या होता है हमारी प्रकृति का संतुलन बना रहे।
और इनमें किसी सामुदायिक वाणिज्यिक वन, इनमें नगर परिषद या नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जो भी ये विभाग है, सिर्फ ये लकड़ी काट सकते हैं, अन्यथा कोई भी लोग लकड़ी नहीं काट सकते दोस्तों, कोई भी लकड़ी नहीं काट सकते। अब व्यक्तिगत वन की बात करूं दोस्तों, ये 2% अपने भारत के भूभाग पर है। इसकी बात करूं दोस्तों तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत रूप से लगाए गया वन है। यानी जो व्यक्तिगत रूप से लगता है, जैसे मैंने स्वयं क्या एक पेड़ लगा दिया, आपने 2 पेड़ लगा दिए, या फिर किसी व्यक्ति ने आगे 4 पेड़ लगा दिए, या बोलो सरकार ने हमें पौधे दिए, हमने पौधे लगा लिए, नर्सरी तैयार कर ली। उसके अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पे अनुमति के आधार पर क्या करते हैं, हम पौधों को काट लेते हैं, और पौधों को हम क्या पशु भी चरा सकते हैं, अपने जरूरतमंद या जीवन यापन के लिए, चूल्हा के लिए हम लकड़ी से काट के लेके जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे जो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण है या संविधान द्वारा जो प्रावधान है, उसके अंतर्गत हमने इसको 3 भागों में बांट लिया दोस्तों। पहला आता है राजकीय वन, दूसरा आता है दोस्तों अपने पास सामुदायिक वन या वाणिज्यिक वन, जो तीसरा आता है व्यक्तिगत वन। जो राजकीय वन है वो सिर्फ भारत के भूभाग पर 95% पाया जाता है। अब ऐसे मत सोचना कि जितने भी भारत का अपने क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल में 95% पाया जाता है, तो ये गलत है। यानी वनों का जो क्षेत्र है, जैसे मैंने बताया राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत देखा होगा आपने, 33% वृक्ष है वो जरूरी होने चाहिए अपने भारत के भूभाग पर। 33% के 100% लिए गए हैं, 100% में से देखा जाए 33% है, उनमें से 100% पूर्ण मानकर 95% राजकीय वन है, सामुदायिक वन हमारे 3% है, व्यक्तिगत वन हमारे 2% है। जिस प्रकार हमने बात की आरक्षित वन 57% है, फिर बात की मैंने रक्षित वन हमारे 18% है, फिर मैंने बात की अपने अवर्गीकृत वन हमारे जो है 29% है। इस प्रकार ये भी वन हमारे भारत में पाए जाते हैं, जो संविधान का प्रावधान किया गया है कि इतने वृक्ष हमारे भारत के भूभाग पर होने चाहिए, और इन पर इनका अधिकार है, इन पर सरकार अनुमति देगी, इन पर सरकार का पूर्ण प्रतिबंध है, ये इस प्रकार बताया गया है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम कौन से टॉपिक पर दोस्तों। आगे जो टॉपिक है वो है भारत के वन। यानी भारत के वन है वो किस प्रकार है, कितने भागों में बंटा हुआ है, कौन कौन से प्रायद्वीप पे है, कौन कौन सी जलवायु है, तो इसकी बात हम अब करने जा रहे हैं दोस्तों। आपको मैंने पहली क्लास में बता दिया, इससे पहली जो क्लास है उसमें आप देखोगे तो मैंने उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय आपको बता चुका हूं। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, भूमध्य रेखा भी उनके बीच में आ जाती है, जो क्षेत्र है वो कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय। जो कर्क रेखा के ऊपर या मकर रेखा के नीचे, मकर रेखा के दक्षिण में और कर्क रेखा के उत्तर में जो भी भाग आता है वो शीतोष्ण होता है। तो इस प्रकार हम बात करने जा रहे हैं आगे वनों के, भारत के वन। तो भारत के वनों की बात हम करने जा रहे हैं दोस्तों। भारत के वनों की बात करूं दोस्तों, सबसे पहले आपने जो बात की थी अपने वर्षा के आधार पर, तो अपने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करते हैं। ये कहां पे है वो भी आपको बताएंगे, इनमें कौन सी वनस्पति है वो भी आपको बताएंगे। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है दोस्तों, ये क्या है कि निरंतर अपने जो इनकी पत्तियां जो होती है, जो भी यहाँ वनस्पति पाई जाती है, जो भी वनस्पति पाई जाती है, इनकी जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, काफी चौड़ाई में होती है। वो क्या होती है दोस्तों, काफी चौड़ाई में होती है। और इनमें क्या होता है कि जो हमारी प्रकृति के कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी ये भोजन प्राप्त करती है, पत्तियों से निरंतर करती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, ये पत्तियां बहुत कम सूखती है, बहुत ही कम झड़ती है। जिनकी पत्तियां कभी झड़ती नहीं है, जिनके फल लगते रहते हैं, वो क्या होते हैं, सदाबहार होते हैं। जैसे अपने राजस्थान के अंदर या फिर अपने मातृभाषा में बोलूं तो बारहमासी के वहां बिन, ये भी क्या है, सदाबहार है, जो क्या होती है अपने पत्तियों को कभी झाड़ती नहीं है। अब इसकी बात करता हूं कि ये कौन से अपने प्रदेश में पाए जाते हैं, कहां कहां ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसकी बात करता हूं अपने उत्तरी पूर्व जो हमारा इलाका है, उत्तरी पूर्व, उत्तर
पूर्वी। अब उत्तर पूर्वी की बात करूं दोस्तों तो इसमें हमारे असम भी आ जाता है। कौन सा आ जाता है? असम। असम आ जाता है इसमें। अरुणाचल प्रदेश वो अपने कहां पे आ जाता है? हिमालय में आ जाता है। वो अपने बात करेंगे आगे पर्वतीय वनों की, उसमें आ जाता है। हमारे असम आ गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय का दक्षिण का भाग, दक्षिण का हिस्सा, ये उत्तर पूर्वी हमारे जो भारत है उसमें ये भाग आते हैं। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और कौन सा आ गया हमारे मेघालय के दक्षिण का हिस्सा, नागालैंड भी इसके अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। अब बात करें अपने पश्चिम घाट के, जो पश्चिमी घाट है, अपने पश्चिम घाट कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिम घाट की बात करूं तो अपने पश्चिम घाट की बात की थी हमने, प्रायद्वीप जो हमारे समुद्र के साथ लगते हैं। इधर कौन सा सागर आता है हमारे? जैसे आपने इसको देखा तो मैंने आपको समझाया था, ये अरब सागर, हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी, ये दोस्तों बात की थी। जो यहाँ पे ये जो तट पर पाए जाते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? घाट। तो इस घाट पर भी क्या है कि इधर पश्चिम घाट की बात करता हूं मैं, पश्चिम घाट की, तो पश्चिम घाट पर भी क्या है दोस्तों, इसके या पश्चिमी तट है, इस पर भी क्या है दोस्तों, इसकी वनस्पति पाई जाती है। वो कैसी वनस्पति इन पर पाई जाती है उसकी बात करते हैं। तो पश्चिमी घाट की बात करते हैं। अपने पश्चिमी घाट पे आपने देखा होगा कर्नाटक में पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, कुछ हिस्सा केरल का भी ले सकते हैं अपने। और इसके बाद मैं बात करूं अपने द्वीप की, उसके बाद बात करूं मैं द्वीप की, द्वीप अंडमान व निकोबार, यहां पर भी क्या है, ये पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन है जहां पे पानी की मात्रा सही होगी, वर्षा आती रहेगी, वहां पे क्या है कि हमारे ये वनस्पति या सदाबहार वन है वो पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे? मैंने बात की उत्तर पूर्वी जो भाग है अपना, उत्तर पूर्वी भाग है, वहां पे अपना मानसून जाता है। कौन सा? बंगाल की खाड़ी से इधर से मानसून जाता है। बोलो तो हमारे पूर्व दक्षिण से जो मानसून जाता है वो क्या होता है, ऊपर मेघालय है वहां पर टकराता है, और वहां से टकराने के बाद मानसून वहां से क्या करता है, वर्षा करता है, काफी वर्षा करता है। तो उस क्षेत्र में भी वर्षा होती है, काफी वर्षा होती है। फिर मैं बात करूं इधर हमारे पश्चिम घाट की, तो इधर भी अरब सागर से काफी मानसून उठते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पश्चिमी दक्षिण से जो हमारा मानसून आता है वो भी काफी यहाँ पे वर्षा करता है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं द्वीप अंडमान की, ये भी पानी में है, पानी में है द्वीप, चारों तरफ इसके सागर है, महासागर है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं कि यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो वनस्पति की बात करूं दोस्तों, इसमें वनस्पति है वो कुछ महोगनी, महोगनी आ गई इसमें। फिर मैं बात करूं इसमें ताल आ जाता है, ताड़, साल, अम्बोनी, ये जो वृक्ष है ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, सोलार वन कहा जाता है, सोलार वन कहा जाता है। दोस्तों मैं बात करूं इनकी वनस्पति की, तो वनस्पति की बात करूं हमारे 1, 2 और तीसरा बात की मैंने पश्चिमी तट की। तो पश्चिमी तट की बात की दोस्तों, इसमें क्या है, वनस्पति कौन सी पाई जाती है, वनस्पति जो पाई जाती है दोस्तों, उसमें अम्बोनी, महोगनी, ताड़, साल, एक ईत, ईत वनस्पति पाई जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, जो अम्बोनी, महोगनी, ताड़, साल, ईत, जो ये वनस्पति है ये अपने किस नाम से लोकप्रिय है, ये अपने सोलार नाम से लोकप्रिय है। ये जो वनस्पति है ये वनस्पति अपने सोलार नाम वनस्पति से, सोलार वन, जो ये वनस्पति जहां पाई जाती है, अम्बोनी, महोगनी, ताड़, साल, ईत, ये वनस्पति क्या है, अपने
सोलार वन से लोकप्रिय है। और कौन सा वन आ जाता है अपने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात की है। अब दोस्तों मैं दूसरी बात करता हूं, अपने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गया, इनमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 2 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा वर्षा हो सकती है। ज्यादातर माने तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। तो दोस्तों ये समझ आ गया होगा आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। ये जो है अपनी उत्तर पूर्वी पश्चिमी घाट, और दूसरा बोलूं तो अपने द्वीप में भी ये पाया जाता है। अब दूसरे की बात करता हूं, दूसरो कौन सा है अपने भी, दूसरे की बात करता हूं अपने मानसूनी पतझड़ या पर्णपात वन बोल सकता हूं मैं। जो क्या है दोस्तों, अपने बात करूं मैं दूसरे की, मानसूनी वन, पतझड़ वन भी बोला जाता है और पर्णपाती वन भी बोला जाता है। दोस्तों ये वन क्या है, इनमें क्या होता है, ये अपने ऋतु के हिसाब से क्या होते हैं, पत्तों को झाड़ देती है। यानी में पत्तों में क्या ज्यादा, जैसे अपने बोलते हैं भी भोजन प्राप्त करने की या फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है उसको प्राप्त करने की इसमें क्या होती है, क्षमता नहीं होती है। पत्तियां थोड़ी कम होती है, जिसके कारण ये क्या होती है, झड़ जाती है, सूख जाती है। अब मैं बात करूं कि ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो ये हिमालय है अपना, वहां की जो पूर्वी घाट, पूर्वी जो हिस्सा है, पूर्वी बोलूं तो मैं जो दक्षिण हिस्सा है उसका दक्षिण हिस्सा ले सकते हैं अपने, जो पूर्वी की, जो हिमालय की पूर्वी, जो हमारे पश्चिम या दक्षिण या पूर्व में जो उसके नीचे, बिल्कुल नीचे में जो हमारे क्षेत्र आता है वहां पर ये पाई जाती है। उसकी बात करूं मैं, हिमाचल प्रदेश भी आ जाता है, उत्तराखंड भी आ जाता है। तो इसकी बात करूं मैं अपने, तो देखो हिमालय के बाहरी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र का मतलब क्या है, जो उसके बाहर नजदीक लगते हैं हमारे भारत की तरफ, उसकी बात कर रहा हूं। तो उसकी तरफ कौन सा लगता है दोस्तों, आप कर सकते हो उत्तराखंड, उत्तराखंड। दूसरा कर सकते हो आप अपने हिमाचल प्रदेश, जो ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश है इनके दक्षिण में पाई जाती है। और 3 नंबर बात करता हूं मैं अपने अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और चौथे की बात करूं तो अपने सिक्किम भी इसके अंदर आ जाता है, सिक्किम भी इसके अंदर आ जाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये किसकी बात करें, मानसूनी वन और पतझड़ या पर्णपाती की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। अब इसमें देखते हैं भी कौन से वन आते हैं। तो हमने देख लिया हिमालय के बाहरी क्षेत्र उसमें भी ये पाया जाता है। और दूसरी बात करते हैं अपने, और कहाँ पाया जाता है, ये जो अपने हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, आपको बता दिया। उसके बाद मध्य भारत में पाया जाता है, और अपने पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पूर्व में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो अपने पहले के लिए हिमालय के बाहरी। और दूसरी बात करूं दोस्तों मैं, दूसरी और बात करूं दोस्तों, हमारे मध्य भारत जो है, मध्य भारत का मतलब ये नहीं है कि हमारे पूर्णतः जो मैदान है विशाल, उत्तर का विशाल मैदान, उसमें नहीं, ये कुछ पाया जाता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक। अब दूसरी बात करूं दोस्तों मैं, एक और बात, तो तीसरा जो अपना आता है वो हमारे पश्चिमी घाट के पूर्व दिशा में, जो हमारा पश्चिमी घाट है उसकी पूर्व दिशा में, उसमें कर्नाटक भी आ जाएगा, महाराष्ट्र भी आ जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी को छोड़कर। ठीक है, इधर देखें हमारा थोड़ा तमिलनाडु भी इसका क्षेत्र है वो उसके अंदर आ जाता है। तो ये भी क्या है, इसमें जो हमारा हिमालय के बाहरी जो क्षेत्र है उसका मध्य भारत और पश्चिमी घाट के अंदर कौन सा आता है, मानसून या फिर पतझड़ या फिर हमारे पर्णपात जो हमारी वनस्पति है वो आती है। अब इनमें कौन कौन सी वनस्पति होती है, इनमें बहुत ही शानदार वनस्पति होती है जो कि लगभग हर जगह मिलती है, हम उसका प्रयोग भी करते हैं। जो वनस्पति आती है दोस्तों, वनस्पति की बात करूं मैं, वनस्पति कुछ इस तरह है। सबसे पहले आम, सागवान, आंवला, जामुन,
जामुन, उसके बाद मैं बात करूं तो अपने जामुन आ गया, आंवला आ गया, सागवान आ गया। उसके बाद में बात करूं दोस्तों शीशम आ जाता है, शीशम, आंवला, शीशम, शीशम इत्यादि क्या है इसके अंतर्गत ये वनस्पति आती है। मानसून वन, पतझड़, पर्णपात वन, ये तीनों एक ही है। हिमालय के बाहरी क्षेत्र, मध्य भारत या फिर पश्चिमी घाट के पूर्व भाग में पाए जाते हैं। वनस्पति पाई जाती है आम, सागवान, जामुन, आंवला, शीशम इत्यादि वनस्पति इनमें पाई जाती है। अब तीसरे की बात करता हूं, तीसरा वन कौन सा है दोस्तों? तीसरा जो वन आएगा वो होगा आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। कौन सा आएगा दोस्तों? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। अब ये शुष्क वन क्या है? ये भी अपनी पत्तियों को झाड़ते हैं वे। ये शुष्क वन है। इधर हमने देखा मानसूनी वन पतझड़ है, यहाँ 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से कम कम वर्षा होती है। अब जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क है अपना, इसमें 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। ये जो अपना दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, जो दक्षिण पश्चिम अपना एरिया है, दक्षिण पश्चिम जो भारत का है, दक्षिण पश्चिम की बात करूं तो अपने इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात इसके अंदर दक्षिण पश्चिम दे रखा है, आप इसको उत्तर पश्चिम कर दो। इसमें क्या है दक्षिण पश्चिम में लिखा, ये दक्षिण पश्चिम क्यों लिखा? दक्षिण पश्चिम इसलिए लिखा क्योंकि इसके जो आपके पूर्व या दक्षिण के जो हिस्से हैं यही आते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? हमारा पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, और दूसरा कौन सा आ गया अपना? राजस्थान आ गया। और क्षेत्र की बात करूं तो इसके अंदर हमारे प्रायद्वीपीय जो अपना क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी इसके अंदर आ जाता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी इसके अंदर आ जाता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करूं दोस्तों तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र आपको पता होगा, हमारे इधर घाट है उत्तर पश्चिम की, इसके बीच में जो क्षेत्र है ये अपना प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर हमारे तेलंगाना के अंदर भी इसके कुछ वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि इनमें कौन कौन से वनस्पति पाई जाती है। इनमें वनस्पति की बात करूं मैं, बबूल वनस्पति की बात करूं दोस्तों मैं, बबूल, किक्कर, खेजड़ा, ये वनस्पति कहां पाई जाती है? अपने उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में पाई जाती है। कौन कौन क्षेत्र? उत्तर पूर्वी या दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। कौन कौन क्षेत्र में? पंजाब, हरियाणा, हमारा राजस्थान, कुछ इसका हिस्सा है वो मध्य प्रदेश के अंदर भी है। और जो मैं बताऊंगा आपको, ये हमारे जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसके अंदर पाई जाती है। इनमें वनस्पति कौन कौन सी है? बबूल, कीकर, और कौन से आगे हमारे? खेजड़ा आ जाती है। इसमें कोद भी आ जाती है, जो कोद वृक्ष होता है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। अब आगे बात करूं दोस्तों, मरुस्थलीय वन की बात करता हूं, मरुस्थलीय वन की बात करता हूं। और मरुस्थलीय वन जो है दोस्तों, मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन, जो मरुस्थलीय वन है दोस्तों, अब आपको बता दूं जो ये है, इसमें वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक, यानी 200 सेंटीमीटर प्लस। जो ये आपका है इसमें होती है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, और जो आपका ये है इसमें होती है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। जो ये आपका मरुस्थल आता है इसमें होती है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। किसमें? हमारे मरुस्थलीय वनों। मरुस्थलीय वनों की बात करूं, ये अपने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। तो मरुस्थलीय प्रदेश की बात करूं, मरुस्थलीय वन, तो इनकी बात करूं तो मैं, इनमें क्या वर्षा कम होती है और पतझड़ भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे किक्कर हो गए, बोल्टी हो गई, इनके क्या होते हैं? पत्ता झड़ जाए जल्दी, तो आई बात है अंदर मरुस्थलीय वन जी कम राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाए, ये होती है मरुस्थलीय वन। तो इसमें क्षेत्र आपको बता दिया, ज्यादातर कौन सा आता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इसके अंदर क्षेत्र आता है। इसको हम दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र कहते हैं।
अब इसके अंदर क्या है कि जो हमारे वन पाए जाते हैं वो कौन कौन से आते हैं। इसके अंदर वन आपको बता दूं, किक्कर आ जाएगा, किक्कर वनस्पति, वनस्पति किक्कर, नागफली, जो हमारे में नीम भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करूं मैं, बबुल भी आ जाएगा, खेजड़ी भी आ जाएगी, पिपल भी आ जाएगा, इत्यादि क्या है इसके अंदर ये वनस्पति आ जाएगी। अब मैं पांचवी बात करूं अपने, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बता दूं मैं कौन सी बात करने जा रहा हूं, वो करने जा रहा हूं हमारे हिमालय की। और हिमालय की बात करेंगे, हिमालय हमारे कहाँ पे है, हमारे पहाड़ों में, पर्वत में है, तो इसको बोलते हैं पर्वतीय, पर्वतीय वन, या बोलूं ज्वारीय वन, ज्वारीय वन। जो दोस्तों ये है, ये हमने बात की थी इसके अंदर मानसूनी वन इसके अंदर मानसूनी वन के अंदर। तो इसमें हमने क्या किया कि मेघालय हिमालय का जो बाहरी क्षेत्र है उसको लिया था, लेकिन अब हम लेने जा रहे हैं वो आंतरिक, जो हमारे हिमालय का आंतरिक जो क्षेत्र है उनमें पाए जाते हैं, पहाड़ों के अंदर, इन्हीं पर्वतों के अंदर पाए जाते हैं। तो हम ले सकते हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। फिर मैं लियो सिक्किम का आ जाएगा। फिर मैं लियो हमारे इधर आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेपाल को ऐसे करते करते इधर आएंगे, तो इधर से चलेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश भी इसके अंदर आ जाएगा। जो ये क्षेत्र है यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, हमारे पर्वतीय वन या ज्वारीय वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, जो वन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। जैसे उनके ऊपर आपने बादाम देखा होगा, अखरोट देखा होगा, उनके ऊपर क्या होता है कि जो कवक होता है वो बहुत ही कठोर होता है। जैसे अखरोट हो गया, अखरोट भी क्या होता है कि यहाँ पाया जाता है, अखरोट, ओक, ये कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से वनस्पति, कौन कौन से है, अखरोट, ओक, ये कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। कौन सा हिस्सा आ गया, हिमालय के आंतरिक क्षेत्र, यानी भारत का जो हिमालय के आंतरिक क्षेत्र में है वो आ जाएगा। अब दोस्तों हमारे छठी बात करने जा रहे हैं, छठा कौन सा है, छठा जो बात करने जा रहा हूं दोस्तों वो अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको बोलते हैं दलदली वन, दलदली वन है। अब ये दलदली वन क्या है दोस्तों, ये भी बहुत, अब दलदली वन आपको पता होगा जहां पे नदियां डेल्टा बनाती है वहां पे भूमि है जो दलदली होगी, वहां पे जो खाद्य है वो बहुत ज्यादा होगी, तराई होगी वहां पे। तो अब क्या होते हैं, ये जो नदियां हैं, जैसे गंगा, गंगा नदी, बात करूं मैं अपने उत्तर का विशाल मैदान की बात कर रहा हूं मैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली, कांतली, और फिर मैं बात करूं ताप्ती। ये जो नदी है दोस्तों आपके, ये क्या करती है कि डेल्टा बनाती है अपने विशाल गंगा मैदान से इधर कुछ, तो डेल्टा बनाती है तो वहां पे क्या होते हैं, दलदली भूमि होती है। तो दलदली भूमि होती है, वहां पे क्या होते हैं, ये से वन पाए जाते हैं, दलदली वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, दलदली वन। और कहाँ पाए जाते हैं, जहां से गंगा या फिर नदियों का डेल्टा बनते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देवदार के वृक्ष मिलते हैं, सॉरी देवदार के वृक्ष मिलते हैं। जो ये डेल्टा है यहाँ पे सुंदर वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, सुंदरी वन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, सुंदरी वन, सुंदरी वन पाए जाते हैं। सुंदरी वन कहाँ पाए जाते हैं, हमारे जो दलदली वन है वहां पे ये सुंदरी वन पाए जाते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं अपने आगे कच्छ की वनस्पति, तो कच्छ की वनस्पति है दोस्तों वो अपने कहाँ पे है, कच्छ की वनस्पति अपने, जैसे गुजरात का पढ़ेंगे उसकी कच्छ की जो वनस्पति है वो काफी लंबा है, यानी काफी बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम अलग हिस्से से लेकर पढ़ेंगे। और फिर हम करेंगे वन्य नीति जो हम कल करने जा रहे हैं। तो आपको जो करवाया ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार।